Hello guys, welcome to our session and today we are going to cover chapter 7 of Polity Lakshmikant, the फंडामेंटल राइट्स। तो फंडामेंटल राइट्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो मैं बस रिवाइज करने वाली हूँ और आपको भी मेरे साथ साथ चलना है ऐसे ही लाइन वाइज। तो जो फंडामेंटल राइट्स है वो पार्ट 3 में कॉन्स्टिट्यूशन के पाए जाते हैं, जिसमें वो आर्टिकल 12 से 35 तक आते हैं। ठीक है। और इस संबंध में क्या हुआ था, जो फ्रेमर्स थे हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, उन्होंने ये जो इंस्पिरेशन है मतलब फंडामेंटल राइट्स डालने की हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में, वो यूएसए से ली थी। ठीक है। क्योंकि यूएसए ने बिल ऑफ राइट्स अपने कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड कर रखा है, सो दैट्स व्हाई दे आल्सो इंक्लूडेड फंडामेंटल राइट्स इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। पार्ट 3 जो है कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है इंडिया का। अब आप सोच रहे होंगे कि मैग्ना कार्टा क्या है। एक्चुअली ये मैग्ना कार्टा में कुछ राइट्स लिखे हुए थे सिटीजन के, और ये शायद सर विलियम जोन्स थे, क्या नाम था उनका, जो किंग थे ब्रिटिश, उनसे ये मैग्ना कार्टा साइन करवाया गया था। ठीक है। जिसमें लोगों ने अपने कुछ जो राइट्स थे वो क्लेम किए थे। ठीक है। और ये जो है, इसमें हमारे पास एक बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव लिस्ट देखने को मिलती है, जो कि जस्टिशिएबल है। जस्टिशिएबल इन द सेंस कि आप कोर्ट में जाकर इनको इन्फोर्स करवा सकते हो। ठीक है। यानी फंडामेंटल राइट्स को, फंडामेंटल राइट जो है वो फंडामेंटल राइट्स हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही एलोबरेट तरीके से लिखे हुए हैं। मतलब बहुत ही ज़्यादा खोल कर, बहुत ही ज़्यादा मतलब डिस्क्राइब करके लिखे हुए हैं। दूसरे कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा नहीं देखने को मिलता है, जैसे कि यूएसए के कॉन्स्टिट्यूशन में भी ऐसा नहीं देखने को मिलता है, क्योंकि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही एलोबरेट ढंग से उसको रखा गया है। फंडामेंटल राइट्स जो है वो कॉन्स्टिट्यूशन जो है गारंटी करता है, मतलब देता है लोगों को, सभी लोगों को, विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन, बिना किसी भेदभाव के। ठीक है। और फंडामेंटल राइट से हमें क्या फ़ायदा होता है, क्योंकि एक तो इक्वालिटी हमारे यहाँ पर जो है इस्टेब्लिश होती है। ऑल द इंडिविजुअल्स, मतलब सभी जो लोग हैं वो समान है। लोगों की डिग्निटी मतलब इंश्योर होती है, और लार्जर पब्लिक इंटरेस्ट जो है वो भी इंश्योर होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का भला हो सके, एंड यूनिटी ऑफ द नेशन, और हमारा जो नेशन है वो यूनाइट रह सके। आगे हम पढ़ने वाले हैं अगले पैरा में कि जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो एक्चुअल में प्रमोट करते हैं पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियल को। मतलब पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के आइडियल को इन द सेंस कि हमारा जो मतलब हमारी जो पॉलिटिकल डेमोक्रेसी है, जैसे राइट टू वोट वगैरह, वो सब जो है होना चाहिए। और दे प्रिवेंट द, वैसे राइट टू वोट एक फंडामेंटल राइट तो नहीं है, सॉरी, लेकिन फिर भी पॉलिटिकल डेमोक्रेसी इन द सेंस कि हमें अपनी गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करने का जो है राइट होना चाहिए, हमें एसोसिएशन होल्ड करने का होना चाहिए। तो ये सब डेमोक्रेसी में ही आता है। ठीक है। दे आर ऑल द एस्पेक्ट्स ऑफ डेमोक्रेसी। और ये इस्टेब्लिशमेंट को रोकता है। किस चीज़ के इस्टेब्लिशमेंट को रोकता है? एक अथॉरिटेरियन और डेस्पोटिक रूल के। मतलब ऐसा ना हो कि तानाशाह बन जाए, सब अपनी अपनी मर्जी से करने लगे सब कुछ। तो वो भी ये जो है इंश्योर करते हैं कि ऐसा कंट्री में ना हो। एंड प्रोटेक्ट द लिबर्टीज एंड फ्रीडम ऑफ द पीपल। मतलब लोगों की जो आज़ादी है उसको भी ये जो है चेक करता है कि लोगों के पास अपनी आज़ादी हो। और किससे, किसके खिलाफ? मतलब स्टेट ही तो मतलब कर्व कर सकता है ना लोगों की फ्रीडम। तो स्टेट से बचाने के लिए लोगों को फंडामेंटल राइट्स रखे हुए हैं। तो हम कह सकते हैं ये एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी डेफिनेशन है कि दे ऑपरेट एज लिमिटेशंस ऑन द टायरनी ऑन द एग्जीक्यूटिव एंड आर्बिट्ररी लॉज ऑफ द लेजिस्लेचर। मतलब ये एक लिमिटेशन पुट करते हैं, फंडामेंटल राइट्स एक लिमिटेशन पुट करते हैं एग्जीक्यूटिव की तानाशाही के ऊपर भी। और अगर लेजिस्लेचर कुछ खराब लॉज बनाती हैं, ठीक है, मतलब कुछ ऐसे लॉज बनाती हैं जो कि डिस्क्रिमिनेटरी है, तो उसके ऊपर भी एक लिमिटेशन सेट करती है। मतलब एक तरीके से ये एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर दोनों को रोकते हैं तानाशाह बनने से। मतलब अगर हम शॉर्ट में कहें तो दे एम इस्टेब्लिशिंग अ गवर्नमेंट ऑफ लॉज एंड नॉट ऑफ मैन। मतलब ये इंश्योर करते हैं कि यहाँ पर हमारे यहाँ पर जो गवर्नमेंट होनी चाहिए वो लॉज की होनी चाहिए, कानून की गवर्नमेंट होनी चाहिए, ना कि इंसानों की। ठीक है। जो फंडामेंटल राइट्स है उनको इसलिए ये नाम दिया गया है क्योंकि एक तो ये गारंटीड एंड प्रोटेक्टेड है बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। दो रीजन है उसके। ठीक है। एक तो ये, इसको गारंटी कौन करता है, इसको प्रोटेक्ट कौन करता है? खुद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन करता है। ठीक है। जो कि क्या है? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है। ठीक है। क्या है ये? फंडामेंटल लॉ ऑफ द लैंड है क्या? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन। दे आर फंडामेंटल ऑल्सो। और ये फंडामेंटल इसलिए भी कहे जाते हैं क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा असेंशियल है फॉर द ऑल राउंड डेवलपमेंट। मतलब इंसान की जितनी भी बेसिक नेसेसिटीज़ हैं, ठीक है, उन सब के डेवलपमेंट के लिए, ऑल राउंड डेवलपमेंट के लिए इतने तो भाई होना ही चाहिए। मतलब इतनी तो चीज़ें होनी ही चाहिए। तो जैसे मटीरियल, इंटेलेक्चुअल, मॉरल, स्पिरिचुअल, हर चीज़ की भरपाई करते हैं ये। ठीक है। इंडिविजुअल्स की हर चीज़ की। अब हम अगले पैरा पर मूव करते हैं। ओरिजिनली जो है कॉन्स्टिट्यूशन में 7 फंडामेंटल राइट्स थे। ठीक है। एक तो राइट टू इक्वालिटी है जो कि 14 से 18 तक आता है। राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन है जिसमें सिर्फ 2 आर्टिकल्स है, 23 एंड 24। एंड राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है जो कि आर्टिकल 25 से 28 तक एक्सपेंड होता है। ठीक है। और कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है जो कि 29 और 30, ये भी 2 ही आर्टिकल्स है।
पहले राइट टू प्रॉपर्टी भी होता था, ठीक है, और ये आर्टिकल 31 में था, और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज एज इट इज़ ये तो अभी भी ऐसा ही है, 32 में है, ओके। लेकिन राइट टू प्रॉपर्टी की अगर हम बात करें, इसको डिलीट कर दिया गया था फंडामेंटल राइट्स की लिस्ट से, और कब किया गया था? 1978 में किया गया था 44th अमेंडमेंट के थ्रू, ओके। देखिए 42nd अमेंडमेंट में क्या हुआ था, जब इमरजेंसी के दौरान में ये आया था 42nd अमेंडमेंट, तो उसमें क्या हुआ था, मतलब बहुत सारी चीज़ें ऐड की गई थी, बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ की गई थी कॉन्स्टिट्यूशन के साथ। लेकिन जब सरकार बदली तो फिर वो 44th अमेंडमेंट लेकर आई 1978 में, तो उसने बहुत सारी चीज़ों को रिमूव किया, बहुत सारी कुछ चीज़ों को एज इट इज़ रहने दिया, तो तभी पर ये 1978 में ही राइट टू प्रॉपर्टी को भी डिलीट कर दिया गया था, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि अब कोई राइट नहीं है, एक्चुअली अब ये फंडामेंटल राइट तो नहीं रहा, लेकिन ये लीगल राइट ज़रूर है, ठीक है। और ये कहाँ आता है अब? अंडर आर्टिकल 300A। एक आर्टिकल 300A ऐड किया गया पार्ट 12 में, ठीक है, अब ये वहाँ पर आता है, ठीक है। सो एट प्रेजेंट देर आर ओनली 6 फंडामेंटल राइट्स। तो अभी क्या है? अभी सिर्फ और सिर्फ 6 फंडामेंटल राइट्स हैं। अब हम फीचर्स ऑफ फंडामेंटल राइट्स पढ़ने वाले हैं कि फंडामेंटल राइट्स की विशेषताएं क्या हैं, उनके फीचर्स क्या हैं। जो फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने दिए हैं, वो कैरेक्टराइज होते हैं कुछ चीज़ों से, जैसे कि कुछ तो अवेलेबल है सिटीजन्स के लिए, ठीक है, कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जो कि सिटीजन के लिए हैं सिर्फ, बाकी दूसरे ऐसे हैं जो कि सभी पर्सन्स के लिए, चाहे वो सिटीजन हो, चाहे फॉरेनर हो, या कोई लीगल पर्सन हो, ठीक है। लीगल पर्सन इन द सेंस जैसे कोई कंपनी है, कोई कॉरपोरेशन है, तो उसके लिए भी वो सारे के सारे अवेलेबल है, और कुछ ऐसे हैं जो सिर्फ अवेलेबल है सिटीजन्स के लिए। और ये दूसरा इसका फीचर ये है कि ये एब्सोल्यूट नहीं है, ठीक है, मतलब ऐसा नहीं है कि आप इनको थोड़ा मतलब लिमिटेशन नहीं लगा सकते, लगा सकते हो, ये क्वालिफाइड है, ठीक है। स्टेट जो है वो इम्पोज कर सकता है रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन, मतलब वो रेस्ट्रिक्शन जो आपने लगाई है फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, वो रीजनेबल होनी चाहिए, उनके पीछे कोई लॉजिक होना चाहिए। ऐसा नहीं कि उल्टा सीधा आपने कुछ भी कह दिया कि नहीं भाई हम तो राइट टू स्पीच नहीं दे सकते क्योंकि आपकी ज़बान जो है वो थक जाएगी, ऐसा उल्टा सीधा कोई लॉजिक नहीं देना चाहिए। बस ये है कि रीजनेबल होना चाहिए उसके पीछे जो भी आप लिमिटेशन लगा रहे हो, ठीक है। हाउएवर वेदर सच रेस्ट्रिक्शन आर रीजनेबल और नॉट इज टू डिसाइडेड बाय द कोर्ट। और ये जो मतलब रीज़न दी गई है ये लॉजिकल है कि नहीं, जो आपने लिमिटेशन लगाई है लॉजिकल है कि नहीं, इसको डिसाइड कौन करेगा? कोर्ट करेगा, ठीक है। तो इसीलिए एक बैलेंस होना चाहिए किस चीज़ के बीच पे, एक बैलेंस होना चाहिए बिटवीन द राइट्स ऑफ द इंडिविजुअल एंड दोज ऑफ द सोसाइटी एज अ होल, मतलब सोसाइटी के बीच में और इंडिविजुअल के राइट्स के बीच में एक बैलेंस होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप इंडिविजुअल राइट्स अपने इंजॉय कर रहे हो और सोसाइटी के राइट्स जो है वो आप भूले जा रहे हो, नहीं, देयर शुड बी अ बैलेंस बिटवीन बोथ ऑफ देम, ठीक है। और इंडिविजुअल लिबर्टी के ऊपर भी और सोशल कंट्रोल के ऊपर भी एक बैलेंस होना चाहिए। आप इतना ज़्यादा लाउड म्यूजिक नहीं सुन सकते कि दूसरे के कानों को हार्म पहुँचे, आप ये कहते हुए कि मेरी मर्जी चाहे मैं कुछ भी करूँ, है ना। तो वही बातें ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मतलब ऐसा एग्जाम्पल कि आपकी लिबर्टी बस जब तक लिबर्टी है जब तक वो किसी और की लिबर्टी को हार्म नहीं करती, ठीक है। और ये जितने भी फंडामेंटल राइट्स हैं ये स्टेट के आर्बिट्ररी एक्शन के खिलाफ है, मतलब स्टेट की जो आर्बिट्ररी एक्शन स्टेट करता है, ठीक है, उसके लिए बने हुए हैं कि आप ऐसा मत करो, ठीक है। लेकिन कुछ जो है वो इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी है, प्राइवेट इंडिविजुअल्स के खिलाफ भी है, जैसे कि राइट टू इक्वालिटी है कि स्टेट जो है डिस्क्रिमिनेट नहीं करेगा। लेकिन अगर आप राइट टू ये अनटचेबिलिटी की बात करें तो अनटचेबिलिटी इंडिविजुअल्स पर भी लागू होती है कि कोई भी इंडिविजुअल किसी के खिलाफ, मतलब किसी के लिए भेदभाव नहीं कर सकता, वो किसी को रोक नहीं सकता कि आप यहाँ पर मत आइए, आप शेड्यूल कास्ट से हैं, आप यहाँ से पानी मत पीजिए, ये सब। सम ऑफ देम आर नेगेटिव इन कैरेक्टर, जैसे बहुत सारे जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो नेगेटिव है कैरेक्टर में, जैसे कि नेगेटिव इन द सेंस कि वो लिमिटेशन पुट करते हैं स्टेट की अथॉरिटी के ऊपर कि आप ये मत करिए, ये मत करिए, लोगों को जो है वो फ्रीली मूव करने दीजिए, उन्हें कहीं भी रहने दीजिए, ठीक है। स्टेट के ऊपर बहुत सारी लिमिटेशन पुट करते हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे हैं जो कि पॉजिटिव है। पॉजिटिव इन द सेंस कि कुछ प्रिविलेजेस लोगों को दिए जा रहे हैं, कुछ स्टेट को कहा जा रहा है कि आप ये करिए, ठीक है। तो सम आर नेगेटिव, सम आर पॉजिटिव। और इसका जो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है वो ये है कि ये जस्टिसेबल है। जस्टिसेबल इन द सेंस कि अगर आपका ये फंडामेंटल राइट्स कोई नहीं मतलब इन्फोर्स हो रहा है तो आप उसे इन्फोर्स कराने के लिए कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। यू कैन गो कोर्ट फॉर देयर इन्फोर्समेंट एंड इफ दे व्हेन दे आर वायलेटेड, जब भी वो वायलेट होते हैं तो आपको कोर्ट जाने की पूरी मतलब हक है। 6 वाला फीचर है कि ये जो डिफेंड किए जाते हैं और गारंटेड किए जाते हैं वो सुप्रीम कोर्ट से किए जाते हैं डायरेक्टली, मतलब ये जो सुप्रीम कोर्ट है ये आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट होने से रोकेगा। अगर आपका वायलेशन होता है फंडामेंटल राइट्स का देन यू कैन गो टू सुप्रीम कोर्ट डायरेक्टली, ठीक है। आप डायरेक्टली वहाँ पर जाइए, ये नहीं कि आपने पहले अपील दी, मतलब आप पहले हाई कोर्ट जाएंगे, उसके बाद क्या करेंगे कि आप फिर
हाई कोर्ट का फैसला नहीं माना तो फिर सुप्रीम कोर्ट चले गए, आप डायरेक्टली सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। और फिर बात है कि ये सैक्रोसेंक्ट और परमानेंट नहीं है, ऐसा नहीं है कि इनको कभी भी ख़त्म नहीं किया जा सकता, ठीक है। एक तो ये एब्सोल्यूट नहीं है, इनके ऊपर लिमिटेशंस है, और ये सैक्रोसेंक्ट भी नहीं है, यानी परमानेंट भी नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये कभी ख़त्म नहीं किए जा सकते। ऑफ कोर्स ये ख़त्म किए जा सकते हैं, कैसे? इनको कर्टेल कर सकती है, रिपील कर सकती है कौन? पार्लियामेंट, ठीक है। और कैसे? एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। और ऑर्डिनरी एक्ट से तो बिल्कुल नहीं हो सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होगा, ठीक है। और एक और बात जो कि हमें 1973 के केशवानंद भारती केस से पता चली थी कि भैया अगर बेसिक स्ट्रक्चर अफेक्ट होता है तो आप उसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। अगर आप बेसिक स्ट्रक्चर को हार्म करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के तो अमेंडमेंट नहीं किया जा सकता इवन इन द फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो आप इसको जो है ना चैप्टर 11 में पढ़ोगे बहुत ही ज़्यादा अच्छे से, ठीक है। और ये जो है ना सस्पेंड हो सकते हैं ड्यूरिंग द ऑपरेशन ऑफ नेशनल इमरजेंसी, मतलब जब नेशनल इमरजेंसी आएगी तो फंडामेंटल राइट्स जो हैं आपके वो सस्पेंड हो सकते हैं, ठीक है। लेकिन 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 उसमें 2 फंडामेंटल राइट्स ऐसे हैं जो कि नेशनल इमरजेंसी लगने पर भी सस्पेंड नहीं होंगे, वो है आर्टिकल 20 एंड आर्टिकल 21, ठीक है। और आगे हम पढ़ेंगे कि एक्चुअली में इनमें ऐसा क्या है जो ये सस्पेंड नहीं हो सकते, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो 6 राइट्स हैं जो कि आर्टिकल 19 से हमको मिले हैं वो तब सस्पेंड होंगे ओनली जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के बेसिस पर नेशनल इमरजेंसी लगाई जाएगी। एक बार फिर से सुन लीजिए, आर्टिकल 19 में जो 6 राइट्स दिए गए हैं, ठीक है, वो तब सस्पेंड होंगे जब वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन के चलते जो है इमरजेंसी पुट की जाएगी। अगर होता है आर्म रिबेलियन तब वो नहीं होंगे, ठीक है, तब वो ऐसे ही एज इट इज चलते रहेंगे। एंड ऊपर से जो सस्पेंशन है फंडामेंटल राइट्स का, नेशनल इमरजेंसी का, वो एक्चुअली चैप्टर 16 में बहुत अच्छे से जो है मतलब समझाया गया है, तो उसे हम वहाँ पर समझेंगे। और इनका जो ऑपरेशन का स्कोप है, ठीक है, इनका एक तरीके से और ये मतलब कर किए जा सकते हैं, वो है आर्टिकल 31, ठीक है। आर्टिकल 31 जो है वो भी इनके ऊपर एक लिमिटेशन है, मतलब स्टेट की एक्विजिशन के लिए कोई प्रॉपर्टी को मतलब एक्विजिट कर रही है क्या कोई गवर्नमेंट, तो उसमें जो है कुछ लॉज हैं जो कि ये कहते हैं कि यहाँ पर फंडामेंटल राइट्स नहीं चलेंगे, ठीक है। और एक आर्टिकल 31B, ये भी इसके ऊपर एक लिमिटेशन है कि जितने भी 9th शेड्यूल में लॉज इंक्लूड किए गए हैं बिफोर 1973, ठीक है, बिफोर 1973 जितने भी 9th शेड्यूल में लॉज इंक्लूड किए गए हैं वो सब भी आर बियॉन्ड द ज्यूरिसडिक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मतलब उन पर भी फंडामेंटल राइट्स का कोई असर नहीं होगा, ओके। अगर वो फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। और एंड आर्टिकल 31C, एक आर्टिकल 31C है, उसमें क्या होता है, सेविंग ऑफ लॉस गिविंग इफेक्ट टू सर्टेन डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स, मतलब अगर DPSP, ठीक है, DPSP को आप इन्फोर्स करने के लिए कोई फंडामेंटल राइट जो है वो वायलेट हो रहा है तो तब भी कोई बात नहीं, ठीक है। आर्टिकल 31C भी इनके ऊपर एक लिमिटेशन है। आर्टिकल 31A एक्विजिशन ऑफ स्टेट, आर्टिकल 31B 9th शेड्यूल वाला, और आर्टिकल 31C डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स को इन्फोर्स करने के लिए, ये तीनों आर्टिकल्स जो है ये एक लिमिटेशन है ऑन द फंडामेंटल राइट्स। और 10th वाली जो इनके ऊपर लिमिटेशन है वो ये है कि आर्म फोर्सेस और पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है, पुलिस फोर्सेस, इंटेलिजेंस एजेंसीज जो है और इनके जैसी दूसरी सर्विसेज जो है उनमें भी मतलब उनके ऊपर भी रेस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 33 मतलब आर्म फोर्सेस के जो लोग हैं, पैरामिलिट्री के जो फोर्सेस है, कुछ राइट्स ऐसे हैं जो उनको नहीं दिए गए हैं और वो फंडामेंटल राइट्स हैं और वो पार्लियामेंट ने नहीं दिए हैं, तो यहाँ पर ये भी इसकी एक लिमिट है, ठीक है। तो जैसे राइट टू स्पीच होता है ना, तो राइट टू स्पीच ऐसा नहीं है कि वो अपनी कोई सीक्रेट एजेंसी की जो वो क्या कहते हैं इन्फॉर्मेशन है वो लीक कर देंगे क्योंकि उनको तो बोलने का अधिकार है जो भी वो चाहे, नहीं ऐसा नहीं है, ठीक है। बस इनको ऐसा समझ लीजिए जैसे किंग्समैन वाली मूवी में होता है कि उनकी कुछ राइट्स जो हैं वो नहीं होते उनके पास, ठीक है। और आगे है देयर एप्लीकेशन कैन बी रेस्ट्रिक्टेड विद मार्शल लॉ इज इन फोर्स इन एनी एरिया, अगर कहीं पर मार्शल लॉ लगा है, ठीक है, अगर कहीं पर मार्शल लॉ लग गया है तो वहाँ पर फंडामेंटल राइट्स काम नहीं आएंगे, ठीक है। जैसे मिलिट्री रूल जिसको कहते हैं, और वो कब लगता है, एबनॉर्मल सर्कमस्टांसेस में लगता है, जब बहुत ज़्यादा केओस, बहुत ज़्यादा मतलब क्या कहते हैं दंगे वंगे हो जाते हैं, तब जाकर मिलिट्री रूल आता है, ठीक है। आर्टिकल 34 में है ये, ओके। तो ये नेशनल इमरजेंसी से डिफरेंट होता है। आप सोच रहे होंगे कि मिलिट्री रूल मतलब कुछ सिचुएशन नेशनल इमरजेंसी वाली होती होगी, नहीं ऐसा नहीं होता, ये नेशनल इमरजेंसी से अलग होता है। मोस्ट ऑफ देम आर डायरेक्टली इन्फोर्सेबल, मतलब कुछ तो ऐसे हैं जो कि डायरेक्टली इन्फोर्सेबल हैं,
ठीक है। जबकि कुछ ऐसे हैं जिनको इन्फोर्स करने के लिए कोई लॉ लाना पड़ता है, ठीक है। जैसे कि जो अनटचेबिलिटी वाला फंडामेंटल राइट है कि अनटचेबल मतलब ऐसा नहीं कर सकते हैं आप, ऐसे भेदभाव नहीं कर सकते, तो उसके लिए एक लॉ आया था 1989 में, ठीक है। और ऐसे ही बहुत सारे जैसे कि जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन के लिए लॉज आ रखे हैं, बहुत से जो बेकार मजदूर वगैरह उनको मतलब बॉन्डेड लेबर से छुड़ाने के लिए लॉज आ रखे हैं। तो कुछ ऐसे फंडामेंटल राइट्स हैं जिनको लॉ लाकर इन्फोर्स कराना पड़ता है, और कुछ सेल्फ एग्जीक्यूटरी होते हैं, मतलब उनको लॉ की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो ये वाले जो होते हैं ना, जो लॉ बनते हैं फंडामेंटल राइट्स के ऊपर, इन्हें सिर्फ पार्लियामेंट बनाती है, ठीक है। ये जो है स्टेट लेजिस्लेचर नहीं बना सकता, क्योंकि यूनिफॉर्मिटी चाहिए ना हमें थ्रू आउट द कंट्री। अब हर एक फंडामेंटल राइट के ऊपर अलग अलग स्टेट अलग अलग लॉज बनाकर रखे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। ताकि हमारे यहाँ पर यूनिफॉर्मिटी थ्रू आउट द कंट्रीज मेंटेन करने के लिए यूनिफॉर्मिटी पूरी के पूरे मतलब देश में, ठीक है। तो इस पर सिर्फ पार्लियामेंट बना सकती है, और ये आर्टिकल 35 में लिखा है। अब इससे अगले वाले सेशन में हम डेफिनेशन ऑफ स्टेट पढ़ेंगे, आई होप आपको दिखाई दे रहा होगा, क्योंकि ये पूरा नहीं मैं कैप्चर कर पाती हूँ, बस इतना ही हो रहा है, ठीक है। वेल बाय बाय गाइस, स्वागत करते हैं आपका हमारे सेशन 2 में, जिसमें हम कवर करने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ स्टेट। एक्चुअली हमने आज फंडामेंटल राइट्स के बारे में पढ़ रहे थे, तो आर्टिकल 12 से 35 तक फंडामेंटल राइट्स हमारे आते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में। और आर्टिकल 12 हम सबसे पहले पढ़ने वाले हैं, जो कि डेफिनेशन ऑफ स्टेट की बात करता है कि स्टेट की डेफिनेशन क्या होगी, ठीक है। वैसे तो जो स्टेट टर्म होता है वो बहुत सारे मतलब प्रोविजंस में आता है फंडामेंटल राइट्स के, लेकिन आर्टिकल 12 हमें बताता है कि इस पार्ट 3 में स्टेट का पर्पज़ क्या है, ठीक है, स्टेट किस सेंस में यूज़ किया गया है। तो अकॉर्डिंग टू इट, इस आर्टिकल के अकॉर्डिंग जो स्टेट है उसमें ये सब आते हैं, ठीक है। और वो क्या क्या आते हैं, यहाँ पर 4 चीज़ें आती हैं स्टेट के अंडर में, मतलब ये चीज़ें स्टेट के उसमें आएंगी। अगर हम स्टेट का कह रहे हैं कि स्टेट वुड नॉट डू दिस, स्टेट विल डू दिस, तो इसका मतलब ये है कि स्टेट का मतलब यहाँ पर इन सभी चीज़ों से है। और वो क्या है, देखो, सबसे पहली बात तो गवर्नमेंट एंड पार्लियामेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। इंडिया की जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, सेंट्रल पार्लियामेंट है, वो क्या है, स्टेट के एम्बिट में आएंगी, ठीक है। और एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेटिव ऑर्गन्स भी आते हैं, जिसमें वो भी यूनियन गवर्नमेंट के, वो भी स्टेट के एम्बिट में आएंगे। और फिर जो गवर्नमेंट है और लेजिस्लेचर है स्टेट की, ठीक है, वो वहाँ की एग्जीक्यूटिव, वहाँ की लेजिस्लेटिव ऑर्गन, वो सब जो है स्टेट गवर्नमेंट की, वो भी स्टेट के अंडर में आएगी, ठीक है। और लोकल अथॉरिटीज़ जो है, जैसे कि हमारा पंचायत, म्यूनिसिपैलिटीज़, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट, वो सब भी स्टेट के ही एम्बिट में आएंगे, ठीक है। और दूसरी जो अथॉरिटीज़ हैं, ठीक है, जो कि स्टैट्यूटरी है या नॉन स्टैट्यूटरी है, वो सब क्या हैं, जैसे कि वो भी स्टेट के एम्बिट में ही आएंगे, जैसे कि LIC है, ठीक है, और ONGC है, सेल है, तो ये सब भी ये सेल स्टेट अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, शायद इस तरह का कुछ है। और LIC का तो आपको पता है, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन, तो ये सब जो है ये भी स्टेट के ही एम्बिट में आ रही हैं, ठीक है। और स्टेट को इस तरीके से डिफाइन किया गया है एक वाइड सेंस में आर्टिकल 12 में, ताकि इसमें और बहुत सारी एजेंसीज जो है वो आ जाए, ठीक है। और इट इज़ द एक्शन ऑफ दिस एजेंसीज, और इन सब की एजेंसीज की जो एक्शन होते हैं वो चैलेंज किए जा सकते हैं इन द कोर्ट्स में चैलेंज कर सकते हो कि देखो भाई हमारे साथ स्टेट ने ये जुल्म कर दिया है। तो मतलब ये सारी अथॉरिटीज़, सारी एजेंसीज भी स्टेट के एम्बिट में आ रही हैं, तो आप इनके भी जाकर कंप्लेन कर सकते हो अगर ये आपके फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करती है तो, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के अकॉर्डिंग इवन प्राइवेट बॉडी और एन एजेंसी वर्किंग एज एन इंस्ट्रूमेंट ऑफ द स्टेट, ठीक है, इवन प्राइवेट बॉडी भी जो है वो स्टेट के एम्बिट में आएंगी। सुप्रीम कोर्ट ने तो इवन ये तक कह रखा है, ठीक है। और अब हम आर्टिकल 13 पढ़ते हैं। आर्टिकल 13 में क्या लिखा हुआ है, लॉज इनकंसिस्टेंट विथ फंडामेंटल राइट्स। आर्टिकल 13 बात करता है उन लॉज की जो कि फंडामेंटल राइट्स में इनकंसिस्टेंट है, मतलब जो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट जा रही हैं, ठीक है। देखिए, आर्टिकल 13 ये डिक्लेयर करता है कि जितने भी लॉज हैं, ठीक है, जो इनकंसिस्टेंट है किसके साथ, फंडामेंटल राइट्स के साथ, या जो डेरोगेटरी है, जो उनकी इज्जत नहीं करते, जो उनकी मतलब उसके खिलाफ है, तो वो सब क्या होंगे, शैल बी वॉइड, उनको माना नहीं जाएगा, ठीक है। दूसरे वर्ड्स में अगर हम कहें, इट एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड्स फॉर द डॉक्ट्रिन ऑफ जुडिशियल रिव्यू। देखो भाई, जितने भी लॉज होंगे अगर वो फंडामेंटल राइट्स की कंसिस्टेंसी में नहीं है,
तो वो वॉइड हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन इसको डिसाइड कौन करेगा कि वो कौन से लॉज है? तो ऑफ कोर्स ये तो डिसाइड करता है सुप्रीम कोर्ट। तो सुप्रीम कोर्ट ये कौन सी पावर के थ्रू करता है? जुडिशियल रिव्यू के पावर के थ्रू करता है, ठीक है। कि वो लॉज को देखता है कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के उसमें है कि नहीं है, फंडामेंटल राइट्स की उसमें है कि नहीं है, ठीक है, कॉन्सोनेंस में। अगर नहीं है तो वो उसको वॉइड डिक्लेयर कर देता है। तो इसीलिए जुडिशियल रिव्यू को इन्होंने यहाँ पर एक्सप्रेसिवली प्रोवाइड कराया गया है आर्टिकल 13 में, ठीक है। और ये वाली जो पावर है ये सुप्रीम कोर्ट को भी दी गई है आर्टिकल 32 के द्वारा, और हाई कोर्ट्स को भी दी गई है आर्टिकल 226 के द्वारा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग एक अगर कोई लॉ है वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है या इनवैलिड है कि वो फंडामेंटल राइट्स की कॉन्ट्रावेंशन में है, तो आप उसको डिक्लेयर कर सकते हो नल एंड वॉइड, ठीक है। और जो टर्म है लॉ आर्टिकल 13 में, वो किसके लिए बना है, मतलब लॉ के एम्बिट में क्या क्या आएगा, क्या है लॉ, ठीक है। तो उसकी डेफिनेशन भी इसी आर्टिकल ने दे रखी है कि लॉ की यहाँ लॉ से हमारा यहाँ पर क्या तात्पर्य है, कि कौन सा लॉ, मतलब कैसा लॉ। तो सबसे पहला तो परमानेंट लॉज जितने भी स्टेट लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट पास करती है, ठीक है, जो कि वहाँ पर संसद में पास होते हैं बहुत सारे लॉज, बहुत सारे कानून, एक तो वो वाले लॉ सारे के सारे। फिर बी में है टेम्परेरी लॉ, जो टेम्परेरी लॉज होते हैं जो कि थोड़े टाइम के लिए आते हैं, 6 मंथ्स के लिए, जैसे ऑर्डिनेंसेस आते हैं, ठीक है, जो प्रेसिडेंट इशू करते हैं, जिसके बारे में आप बाद में पढ़ोगे। और स्टेट गवर्नर्स भी इशू करते हैं, मतलब अगर पार्लियामेंट नहीं बैठ रही है, मतलब परामर्श के लिए, विचार के लिए, तो प्रेसिडेंट या स्टेट गवर्नर खुद से कुछ लॉ बना देते हैं, उनको ऑर्डिनेंस कहते हैं, ठीक है। इन शॉर्ट मैं आपको बता रही हूँ। और स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स, मतलब देखो कभी कभी क्या होता है, एग्जीक्यूटिव को कह दिया जाता है कि आप जो है इस मुद्दे पर लॉस खुद बना लो और उसको इन्फोर्स करा दो, ठीक है। लेजिस्लेचर से कोई भी लॉ पास नहीं होता है, एग्जीक्यूटिव जो है वो खुद स्टैट्यूट जो है वो बनाती है, इशू करती है, और फिर उससे वो लॉ चलता है, ठीक है। तो ये जो स्टैट्यूटरी इंस्ट्रूमेंट्स है ये भी सब लॉ के एम्बिट में ही आएंगे, ठीक है। ये डेलीगेटेड लेजिस्लेशन जो है कि चलो जाओ तुम्हें दे दी हमने जिम्मेदारी लॉ बनाने की, किसको? एग्जीक्यूटिव को। तो जैसे ऑर्डर पास करती है एग्जीक्यूटिव, बाय लॉ बनाती है, रूल बनाती है, रेगुलेशंस बनाती है, नोटिफिकेशन जारी करती है, वो सब भी लॉ की कैटेगरी में ही आएंगे अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 13, ठीक है। यानी आप ऐसा कोई भी बाय लॉ, कोई भी ऑर्डर नहीं दे सकते जो कि कॉन्स्टिट्यूशन के और फंडामेंटल राइट्स के खिलाफ हो। और नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज ऑफ लॉ, कुछ ऐसे भी है जो कि नॉन लेजिस्लेटिव सोर्सेज होते हैं, जैसे कि कोई कस्टम है, ठीक है, कोई यूजेज है जिसको किसकी फोर्स मिली हुई है? लॉ की फोर्स मिली हुई है, ठीक है। मान लीजिए अगर कोई बुराई है समाज में और कोई रीति है और उसको जो है पुलिस भी कुछ नहीं कहती है, उसको लॉ का भी पूरा पूरा सपोर्ट है, तो भाई वो भी जो है वो भी लॉ के एम्बिट में आएगी, और वो भी ऐसा नहीं कर सकते अगर वो फंडामेंटल राइट्स के अगेंस्ट है तो, ठीक है। तो सिर्फ एक लेजिस्लेशन, ठीक है, दस नॉट ओनली लेजिस्लेशन बट एनी ऑफ द अबव कैन बी चैलेंज इन द कोर्ट, मतलब सिर्फ लेजिस्लेशन ही नहीं जो कि पार्लियामेंट पास करती है, इवन बहुत सारी चीज़ें जो कि यहाँ पर मेंशन की गई है वो सब की सब लॉ के एम्बिट में आती हैं और लॉ चैलेंज की जा सकती है कोर्ट में, ठीक है, अगर वो फंडामेंटल राइट को आपके वायलेट कर रही है तो, ठीक है। और इसीलिए आर्टिकल 13 आगे ये भी डिक्लेयर करता है कि जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है वो लॉ नहीं है, ठीक है। ये बात ये ध्यान रखने वाली है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो लॉ की कैटेगरी में नहीं आएगा, यानी आर्टिकल 13 में लॉ की जितनी भी डेफिनेशन लिखी हुई है, बताइए उसमें कहीं पर ये अमेंडमेंट है क्या? नहीं है ना, तो वो लॉ नहीं है, ठीक है। और इसको इसलिए चैलेंज नहीं किया जा सकता। ये किसने लिखा था? ये एक्चुअली ये वाली जो लाइन है ना यहाँ से इतनी, ये 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 1971 में, और इंदिरा गांधी ने ये इसमें इंसर्ट कराया था, ठीक है। इंसर्टेड बाय 25th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1971 में, ठीक है, और इंदिरा गांधी ने इसको इंसर्ट कराया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था केशवानंद भारती केस में, सुप्रीम कोर्ट ने केशवानंद भारती केस 1973 में कह दिया था कि देखिए भाई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है वो भी चैलेंज किया जा सकता है, ठीक है, ये भी चैलेंज किया जा सकता है इस ग्राउंड पे कि ये फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है अगर, ठीक है, अगर फंडामेंटल राइट को वायलेट कर रहा है और वो जो फंडामेंटल राइट है वो बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है, मतलब बेसिक स्ट्रक्चर को आप एक तरीके से हटा रहे हो, तो इस तरीके से चैलेंज किया जा सकता है क्या अमेंडमेंट लॉ भी, ठीक है, 1973 में कहा था, तो इसीलिए वो डिक्लेयर किया जा सकता है। सो दैट वाज ऑल।
हेलो गाइज, वेलकम टू थर्ड सेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। फंडामेंटल राइट्स में हमने लॉज इनकंसिस्टेंट विद फंडामेंटल राइट्स यानी आर्टिकल 13 को हमने कवर कर लिया था और अब हम कवर करने वाले हैं इससे आगे के आर्टिकल्स। ठीक है, अब तक आपने आर्टिकल 12 में डेफिनेशन ऑफ स्टेट देखी है, आर्टिकल 13 में आपने ये देखा है कि लॉ के एम्बिट में क्या क्या आता है। अब होते हैं मेन राइट्स स्टार्ट, यानी आर्टिकल 14 जो कि राइट टू इक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये टेबल दिखा देना चाहती हूँ। इस टेबल में एक्चुअली सारे के सारे राइट्स को समराइज कर रखा है उनके की पॉइंट्स के साथ। ठीक है, तो इस टेबल को हम लास्ट में बिल्कुल डिस्कस करेंगे जब हम सारे फंडामेंटल राइट्स को बहुत ही ज्यादा एलोबरेट तरीके से पढ़ लेंगे। ठीक है, बहुत ही ज्यादा डिटेल में, क्योंकि अभी ये शॉर्ट में दे रखा है तो शॉर्ट में स्टार्टिंग से आप शॉर्ट पर जंप करोगे तो समझ में भी नहीं आएगा कुछ भी। आप इसलिए पहले लॉन्ग में पढ़ लीजिए सारे फंडामेंटल राइट्स को, फिर बाद में आकर इसको आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, और ये वाली जो टेबल है इसमें लिखा हुआ है कि कौन से फॉरेनर्स के लिए अवेलेबल हैं फंडामेंटल राइट्स और कौन से सिटीजन्स के लिए अवेलेबल है, इसको भी आप लास्ट में देख सकते हैं। ठीक है, अभी इसको देखना ज्यादा अच्छा नहीं होगा क्योंकि अभी तो आपको यही नहीं पता कि ये एक्चुअल में है क्या, कौन कौन से राइट्स हैं। तो चलिए पहले एक एक करके इनको सबको पढ़ते हैं, आर्टिकल 14 से लेकर 32 तक, एंड देन आफ्टर दैट वी विल डिस्कस इट। नाउ मैं आपको एक टर्म के बारे में बताना चाहती थी, मैग्ना कार्टा। चलिए, मैग्ना कार्टा के लिए हमें पिछले वाली टेबल में ये देखना पड़ेगा जहाँ पर नोट्स लिखे हुए हैं। मैग्ना कार्टा एक्चुअल में एक चार्टर ऑफ राइट्स था। चार्टर कहते हैं कोई भी डॉक्यूमेंट, ठीक है, कोई पेज जिस पर लिखा हुआ हो राइट्स। और ये किसने इशू किया था? किंग जॉन, इंग्लैंड के किंग जॉन ने इशू किया था। और ये क्यों फेमस है? क्योंकि ये पहला रिटन डॉक्यूमेंट था। ठीक है, फर्स्ट रिटन डॉक्यूमेंट जो कि फंडामेंटल राइट्स ऑफ सिटीजन से रिलेटेड था। ओके, और इसको 1215 में इशू किया गया था, आपको ये तो पता है। लेकिन ये जॉन ने खुद से नहीं किया था। जॉन का दिल इतना रहमी नहीं था कि चलो भाई मैं तुम्हें कुछ राइट्स दे रहा हूँ, ऐसा नहीं था। बहुत सारे बैरन्स थे, बहुत सारे जो वहाँ के लोग थे, उन्होंने कहा था कि आप हमें ये राइट्स दीजिए। ठीक है, तो इसीलिए आज जो पार्ट 3 है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का, उसको मैग्ना कार्टा ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि वहाँ पर भी हम कुछ सेम राइट्स की बात करते हैं जो कि वहाँ पर लिखे हुए हैं। ठीक है, बाकी आपको केशवानंद भारती केस की जो डेट है वो याद रखनी है, 1973। याद नहीं, ये तो आपको इतना फेमस केस है, ऐसे ही याद हो जाएगी बाद में। ठीक है, आप बार बार इसको पढ़ेंगे। राइट टू इक्वालिटी की अगर हम बात करें तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉज, ये इसके बारे में बात करता है। मतलब इक्वालिटी होती है समानता। ओके, तो समान मतलब हमारी सोसाइटी में सब समान हो, देश में सब समान हो, वही बात है। ठीक है, लॉ क्या है? यानी कि लॉ के आगे सब लोग इक्वल हैं। ठीक है, कानून के आगे सब लोग इक्वल हैं और सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी कानून की सबको इक्वल प्रोटेक्शन मिलेगी और कानून के आगे सब इक्वल है। ठीक है, आर्टिकल 14 कहता है कि जो स्टेट है, ओके, हमने 2 तरीके के राइट्स पढ़े थे ना, हमने फीचर्स ऑफ राइट में ये देखा है कि कुछ राइट्स तो स्टेट के अगेंस्ट है, कुछ राइट्स तो स्टेट को रोकते हैं कुछ काम करने के लिए, और कुछ राइट्स जो है